हाय फ्रेंड्स, और कैसे आप सब। आपका मेरे चैनल हिस्ट्री बफ में फिर से स्वागत है। और प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाले हर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की 3 पीरियड्स यानी कि अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन की बात करेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में भी इस पूरी वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले अर्ली हड़प्पन यानी कि प्रारंभिक हड़प्पा से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, यह रावी नदी के किनारे पर पंजाब क्षेत्र में स्थित था। यानी कि वो एक तरीके से पाकिस्तान का भी बहुत पहले क्षेत्र हुआ करता था। तो ऐसे में इसकी शुरुआत जो थी वो 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक रहा। और दोस्तों, जो इस युग की जो शुरुआत है वो तब हुई जब किसान जो थे या नॉर्मल लोग थे वो धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ चले गए और वहाँ पे उन्होंने नदी के किनारे घर बसाना शुरू कर दिया। ऐसे में मोहनजोदड़ो जो है उसके पास उत्तरी सिंध पाकिस्तान में एक साइड के नाम पर है। सिंधु लिपि के शुरुआती में उदाहरण जो है उसमें तीसरी सहस्त्रवादी या थर्ड मिलियनियम बीसी के हैं, तो उसमें उससे पहले के हैं। तो उसमें हमें ग्रामीण संस्कृतियाँ के परिपक्व चरण का प्रतिनिधित्व पाकिस्तान में रहमान डेहरी और आमरी द्वारा किया जाता है। ऐसे में दोस्तों, कोट दीजी परिपक्व हड़प्पा तक जाने का चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें गढ़ केंद्रीकृत प्राधिकरण और जीवन की बढ़ती शहरी गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व भी यह करता है। दोस्तों, ऐसे में जो इस चरण का शहर जो है वो भारत में कालीबंगा नामक क्षेत्र में हाकरा नदी या जिसको घाघरा नदी भी कहते हैं उसके पास यह स्थित है। ऐसे में दोस्तों, जो व्यापार का नेटवर्क था वो इस युग में काफ़ी बढ़ चढ़कर था, जिसमें संस्कृति और कच्चे माल के दूर के स्रोतों से जोड़ा गया था, जिसमें लैपिस लाजुली और मनका बनाने के लिए अन्य सामग्री भी शामिल होती थी। ऐसे में इस समय तक ग्रामीण ने मटर, तिल, खजूर और कपास सहित कई फसलों को पालतू बना लिया था। ऐसे में प्रारंभिक हड़प्पा समुदाय 2600 ईसा पूर्व तक बड़े शहरी केंद्रों में बदल गए, जहां से परिपक्व हड़प्पा चरण शुरू हुआ था। और वही नवीनतम शोध से पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग गांवों से शहरों की ओर चले गए थे। तो दोस्तों, अब हम मैच्योर हड़प्पन की बात करने जा रहे हैं। तो ऐसे में जे.जी. शेफर और डी.ए. लिंचेस्टन के अनुसार परिपक्व जो हड़प्पा सभ्यता थी वो भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर घग्गर और जो हाकरा घाटी में बागोर, हाकरा और कोटा दीजी नामक जो स्थान है उसकी परंपराओं या जाति समूह से अवगत था। यानी कि उसी का एक मिला जुला संलग्न था। यानी इनके बीच में जो ट्रेड और कॉमर्स का कनेक्शन था उसके साथ साथ रिलीजियस कनेक्शन भी काफ़ी अच्छा था। और ऐसे में दोस्तों, जो 2600 ईसा पूर्व तक जो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता था यानी समुदाय था वो बड़े शहरी केंद्रों में बदल गया था। ऐसे शहरी केंद्रों में आधुनिक पाकिस्तान में हड़प्पा, गडेरीवाला, मोहनजोदड़ो और आधुनिक भारत में धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रूपर और लोथल शामिल हैं। और ऐसे में कुल मिलाकर 1000 से अधिक शहर और बस्तियां मुख्य रूप से सिंधु और घग्गर हाकरा नदियों और उनके सहायक नदियों के सामान्य क्षेत्र में पाई गई हैं। ऐसे में दोस्तों, जियोसन एट अल के अनुसार पूरे एशिया में मानसून के धीमे दक्षिण की ओर प्रवास न शुरू में सिंधु घाटी के गांवों को सिंधु और उसकी सहायक नदियों की बाढ़ पर काबू पाने की अनुमति थी, जिससे बाढ़ समर्थित खेती ने बड़े कृषि अधिशेष को जन्म दिया, जिसने बदले में शहर के विकास का समर्थन भी किया। ऐसे में आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो निवासी थे सिंधु घाटी सभ्यता के नागरिक, उन्होंने मुख्य रूप से मौसमी मानसून पर निर्भर रहने के कारण सिंचाई क्षमता विकसित नहीं की थी, तो जिसमें अक्सर गर्मियों में बाढ़ आई। और ब्रुक आगे नोट करता है कि उन्नत शहरों का विकास वर्षों में कमी के साथ मेल खाता है, जिसने बड़े शहरी केंद्रों में एक पुनर्गठन को ट्रिगर किया हो। तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं लेट हड़प्पन की। तो दोस्तों, इसमें 1900 ईसा पूर्व के आसपास धीरे धीरे गिरावट के संकेत उभरने लगे थे और वह लगभग 1700 ईसा पूर्व तक अधिकांश शहरों को छोड़ दिया गया था। ऐसे में दोस्तों, हड़प्पा स्थल से मानव कंकालों की हाल की जांच से भी यह पता चला है कि सिंधु सभ्यता के अंत में अंतर व्यक्तिगत हिंसा और कष्ट तपेदिक जैसे संक्रामक रोगों में वृद्धि देखी गई है। ऐसे में इतिहासकार उपिंदर सिंह के अनुसार अंतिम हड़प्पा चरण जो था उसके द्वारा प्रस्तुत सामान्य तस्वीर शहरी नेटवर्क के टूटने और ग्रामीण नेटवर्क के विस्तार में से एक है। और वही लगभग 1900 से लेकर 1700 ईसा पूर्व की अवधि के दौरान सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में कई क्षेत्रीय संस्कृतियों का उदय भी हुआ। कब्रिस्तानों की खोज जो है उसके अवशेष पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मिले हैं। ऐसे में जुक्कर संस्कृति सिंध में थी और रंगपुर संस्कृति जो ज़्यादा की रेडवेयर मिट्टी के बर्तनों की ज़्यादा इस्तेमाल करती थी, उसका जो क्षेत्र है वो गुजरात में मिला है।
ऐसे में हड़प्पा संस्कृति के अंतिम चरण से जुड़े अन्य स्थल जैसे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पिरक और महाराष्ट्र भारत में दायमाबाद और दूसरी ओर सहस्त्रवादी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध के दौरान शहरी उत्तर हड़प्पा के बाद की अधिकांश बस्तियों को पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। ऐसे में एक आबादी के शिविर जो खाना बदोश और मुख्य रूप से देहाती थे, वह कच्चे हस्तनिर्मित मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया करते थे। वहीं हालांकि लेट हड़प्पा और बाद के सांस्कृतिक चरणों के बीच अधिक निरंतरता और ओवरलैप भी हुआ था, वहीं जिसके चलते पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्थलों पर मुख्य रूप से छोटी ग्रामीण बस्तियां भी मिली हैं। ऐसे में दोस्तों अब हम अपने दो फेमस साइट्स जो इंडस सिटीज़ के दो फेमस साइट्स हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, उसके बारे में जानेंगे। तो इसकी टाउन प्लानिंग कैसी थी, यहाँ की डिस्कवरीज के बारे में, इनके ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन की, और जिनके राइटिंग सिस्टम और जो इनके रिलीजन है उसके बारे में भी हम इस विस्तार से इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। ऐसे में दोस्तों मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर टीले और खंडरों का समूह उत्तर सिंध प्रांत दक्षिणी पाकिस्तान में स्थित था। यह सिंधु के समतल जलोढ़ मैदान पर वही सुकूर से लगभग 50 मील यानी कि 80 किलोमीटर दक्षिणी पश्चिम में स्थित है। वही इस साइट में प्राचीन सिंधु सभ्यता जो थी वो 2500 से लेकर 1700 ईसा पूर्व के दो मुख्य केंद्रों में से एक के अवशेष हैं। वही दूसरा हड़प्पा है जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में उत्तर पश्चिम में लगभग 400 मील या कहें 640 किलोमीटर है, उसमें यह स्थित था। ऐसे में साइट के जो पुरातत्व महत्व है उनको पहली बार 1922 में हड़प्पा की खोज के एक साल बाद पहचाना गया था, यानी कि 1923 में। वही दोस्तों बाद की खुदाई से यह पता चला कि टीले में उस समय के अवशेष हैं जो कभी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। वही शहर के आकार के कारण जो सर्किट में लगभग वही 3 मील या कहें 5 किलोमीटर, तो इसके स्मारकों और उनकी सामग्री की तुलनात्मक समृद्धि इसे आमतौर पर एक व्यापक राज्य की राजधानी के रूप में भी इसको माना जाता है। हालांकि दोस्तों हड़प्पा के साथ इसका संबंध अनिश्चित है, अर्थात यदि दोनों शहर समसामयिक केंद्र थे जो यदि एक शहर दूसरे शहर का उत्तराधिकारी होता था। ऐसे में मोहनजोदड़ो को 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। ऐसे में दोस्तों इसमें जो ज़्यादातर इमारतें होती थी मोहनजोदड़ो में, उस पर एक उच्च शिखर होता था और वो एक बरामदे से भी घिरा होता था। ऐसे में इसमें कम से कम 2 गलियारे भी इसमें शामिल हुआ करते थे। ऐसे में दोस्तों मोहनजोदड़ो में जो हमें दो शहर के स्वरूप मिलते हैं वो हैं दुर्ग और निचला। दुर्ग शहर में जो अमीर वर्ग के लोग होते थे वो रहा करते थे, जो एक ऊंचे चबूतर पर भी बना रहता था, और वहीं निचले शहर में जो आम नागरिक हुआ करते थे वो वहाँ रहते थे। ऐसे में दोस्तों इसमें अधिकांश घरों में छोटे बाथरूम भी हुआ करते थे और हर सड़क के साथ नालियाँ जुड़ी रहती थी जिसमें घर का पानी जाया करता था। वहीं ईंट की सीढ़ियाँ जो थी वो कम से कम एक ऊपरी मंजिल या एक सपाट रहने योग्य छत का संकेत भी देती थी। ऐसे में ब्रिटिश शासन के तहत हड़प्पा के प्राचीन शहर को भारी नुकसान भी हुआ था जब लाहौर मुल्तान रेलवे के निर्माण में खंडरों से ईंटों को ट्रैक गिट्टी के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जिसमें 2005 में साइट पर एक विवादास्पद मनोरंजन पार्क की योजना को भी छोड़ गया था। और जब बिल्डरों ने निर्माण कार्य के शुरुआती चरणों के दौरान कई पुरातात्विक कलाकृतियों का भी पता लगा लिया था। ऐसे में दोस्तों अगर हम बात करते हैं टाउन प्लानिंग की, तो वो आर्किटेक्चर के फील्ड में इम्पोर्टेंट भी मानी जाती है। इसके साथ पब्लिक बाथ और डॉक यार्ड भी माने जाते थे, लेकिन इसमें जो हम ये पढ़ेंगे ये सबसे मुख्य है। इसी के साथ ही दोस्तों मोहनजोदड़ो में एक ग्रिड योजना पर व्यवस्थित रेक्टिलिनियर इमारतों के साथ एक योजनाबद्ध लेआउट हुआ करता था, जिसमें अधिकांश पक्की और गाढ़ी ईंटें से वो बने होते थे। कुछ में धूप में सुखाए गए मिट्टी ईंट और लकड़ी के सुपर स्ट्रक्चर भी इसमें शामिल हुआ करते थे, जिसमें साइटों को अक्सर मानव निर्मित पहाड़ियों पर बनाया जाता था। इससे बाढ़ जैसी आपदा से निपटने में काफ़ी मदद मिलती थी। दोस्तों इसमें जो सबसे मुख्य बात थी वो यह थी कि वे अक्सर अपने पूरे शहरों के चारों ओर दीवारें बनाते थे। ऐसे में दोस्तों बहुत से लोगों का यह भी मानना था कि दीवारों को रक्षात्मक संरचनाओं के रूप में बनाया गया था, जहां बड़े और प्रभावशाली निर्माण कार्यों का भी उपयोग संभावित हमलावरों को डराने के लिए भी किया जा सकता था। ऐसे में इतनी बड़ी संरचना बनाने के लिए संसाधनों और वही श्रम को मोड़ने में सक्षम होने के कारण शहर को मजबूत और शक्तिशाली दिखाना भी एक स्पष्ट विशेषता हुआ करती थी, और वही अपनी सारी ऊर्जा को यह अस्तित्व पर केंद्रित नहीं करना चाहते थे। तो दोस्तों अब हम इसके ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों यह पता चलता है कि सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है वो व्यापार पर काफ़ी हद तक निर्भर थी, जैसे परिवहन प्रौद्योगिकी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू आसान बनाया गया था।
वही हड़प्पा सभ्यता शायद बैलगाड़ियों के रूप में पहिएदार परिवहन का उपयोग करने वाली पहली थी जो आज पूरे दक्षिण एशिया में देखी जाती है। और इसी के साथ दोस्तों यह भी प्रतीत होता है कि उन्होंने नाव और जलयानों का निर्माण भी किया था। ऐसे में एक विशाल ड्रेज्ड नहर की पुरातात्विक खोज द्वारा समर्थित दावा, जैसे लोथल के तटीय शहर में डॉकिंग सुविधा के रूप में भी इसे माना जाता है। ऐसे में दोस्तों व्यापार हड़प्पा शहर की कार्यशालाओं में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आयात पर केंद्रित होता था, जिसमें ईरान और अफगानिस्तान से खनिज, भारत के अन्य हिस्सों से सीसा और तांबा, चीन से जेड और देवदार की लकड़ी, हिमालय और कश्मीर से नदियों में तैरती थी। और ये अन्य व्यापारिक वस्तुओं में टेराकोटा के बर्तन, सोना, चांदी, धातु, मोती, उपकरण बनाने के लिए चकमक पत्थर, सीपियाँ, मोती और रंगीन रत्न शामिल हैं। ऐसे में हड़प्पा और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के बीच में व्यापक समुद्री व्यापार नेटवर्क भी चल रहा था। ऐसे में तो हड़प्पा की मोहरें और गहने मेसोपोटामिया के क्षेत्रों में पुरातात्विक स्थलों पर पाए भी गए हैं, जिसमें अधिकांश आधुनिक इराक, कुवैत और सीरिया के कुछ हिस्से में मिली हैं। वही अरब सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी जैसे जल निकायों पर लंबी दूरी का समुद्री व्यापार तक जलायन के विकास के साथ भी संभव हो सकता है, जो बुने हुए रश या कपड़े की पॉल का समर्थन भी करने वाले थे। वही दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं इनके द्वारा किए गए कुछ डिस्कवरीज की और इन्वेंशंस की। तो दोस्तों हड़प्पा के लोगों ने टेराकोटा, धातु और पत्थर जैसे सामग्रियों से मूर्तिकला, मुहर, मिट्टी के बर्तन और गहने भी बनाए। वही हड़प्पा वासियों ने डायकोड, अन्न भंडार, गोदामों, ईंट के चबूतरे और सुरक्षात्मक दीवारी के साथ उन्नत वास्तुकला का भी प्रदर्शन किया। पूरे क्षेत्र के शहरों में विकसित और उपयोग की जाने वाली प्राचीन सिंधु प्रणाली मध्य पूर्व में समकालीन शहरी स्थलों की तुलना में कहीं अधिक उन्नत होती थी, और वही आज पाकिस्तान और भारत के कई क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक कुशल भी होती थी। वही दोस्तों इसके साथ ही हड़प्पा वासियों ने धातु विज्ञान में भी नई तकनीकों का विकास किया, जैसे तांबे, कांसे, सीसा और टिन के साथ काम करने का विज्ञान, और अर्थकीमती रत्न, कार्नेलियन से बने उत्पादों का उपयोग करके जटिल हस्तशिल्प का भी उन्होंने अच्छे पैमाने पर इस्तेमाल किया। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं इनके राइटिंग सिस्टम की। तो ऐसा भी माना जाता है कि हड़प्पा वासियों ने सिंधु लिपि का इस्तेमाल किया था, जो प्रतीकों से युक्त भाषा है। हड़प्पा में पाए गए मिट्टी और पत्थर की गोलियों पर लिखित ग्रंथों का एक संग्रह भी है, जो 3300 से 3200 ईसा पूर्व कार्बन का है, में त्रिशूल के आकार का पौधे जैसा भी निशान पाया गया है, जिसमें दोस्तों यह सिंधु लिपि यह बताती है कि मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र यानी इजिप्ट में नियोजित लिपि से सिंधु नदी घाटी जो सभ्यता थी उसमें स्वतंत्र रूप से लेखन विकसित हुआ था। मुहरों, छोटी गोलियां, चीनी मिट्टी के बर्तनों और 1 दर्जन से अधिक अन्य सामग्रियों पर कम से कम 600 विशेष सिंधु चिन्ह पाए गए हैं। और ऐसे में विशेष सिंधु शिलालेख लंबाई में 4 या 5 वर्णों से अधिक नहीं है, जिनमें से अधिकांश बहुत छोटे हैं। एक ही सतह पर सबसे लंबा जो 1 इंच का है 2.54 सेंटीमीटर वर्ग से कम है, तो 17 संकेत लंबा है। पात्र काफ़ी हद तक सचित्र हैं, लेकिन इनमें से कई अमूर्त संकेत शामिल है जो समय के साथ नहीं बदलते हैं। तो ऐसा भी माना जाता है कि शिलालेख मुख्य रूप से दाएं से बाएं लिखे गए थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह लिपि पूरी भाषा का गठन करती है। अन्य लेखन प्रणालियों के साथ तुलना के रूप में उपयोग करने के लिए रोसेटा स्टोन के बिना पतित यानी कि जो प्रतीक भाषावादी और पुरातत्वविदों के लिए अशोभनीय भी रहा है। तो दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं इनके रिलीजियस सिस्टम की। तो हड़प्पा धर्म अटकलों का विषय बना हुआ है। ऐसे में यह व्यापक रूप से सुझाव दिया गया है कि हड़प्पा के लोग एक देवी माँ की पूजा करते थे जो प्रजनन क्षमता का प्रतीक होती थी। ऐसा भी लगता है कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के विपरीत मंदिरों या महलों का भाव था, जो धार्मिक संस्कारों या विशिष्ट देवताओं का स्पष्ट प्रमाण भी देते हैं। ऐसे ही कुछ मोहरों पर जानवरों को भी अंकित किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों जो मोहनजोदड़ो की एक मोहर है उसमें आधा इंसान आधा भैंस राक्षस एक बाघ पर हमला करते हुए दिखाया गया है। यह एक प्राचीन मेसोपोटामिया महाकाव्य कविता के नायक गिलगमेश से लड़ने के लिए अरु, सुमेरियन पृथ्वी और प्रजनन देवी द्वारा बनाए गए राक्षस के सुमेरियन मिथक का संदर्भ भी हो सकता है। यह हड़प्पा संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक और सुझाव भी मानता है। तो दोस्तों आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइमलाइन की बात की है, और इसके साथ ही 2 फेमस साइट्स हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में भी बात की है। तो दोस्तों आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइमलाइन की बात की, और इसके साथ 2 फेमस साइट्स हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में भी बात की है। तो दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन में कई अहम बदलाव भी देखने को मिलता है, और इसी से रिलेटेड अगले वीडियो में हम और नए फैक्ट्स और तब तक मैं आप सबसे यही विदा लेता हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, मैं आपका दोस्त अंशुमन।